चलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मैं भी मौजूद हूं कंजाड़ा पठार पर स्थित चमलेश्वर बांध में और यहां पर मेरे साथ कांग्रेस ई के प्रत्याशी मनासा विधानसभा से नरेंद्र जी नाटा, जो कि पूर्व काबीना मंत्री भी रहे, वे भी मौजूद है। आइए बात करते हैं चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए किस तरह के मुद्दे हैं और क्या खास बातें हैं। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले सर, चमलेश्वर बांध पे खड़े हुए हैं, कंजाड़ा पठार का खास सौगात है ये, क्या कहेंगे आप सर? बहुत अच्छा लगता है इसको देख के। राजनीति में आप जब आते हो तो परमात्मा काम करता तो परमात्मा है, लेकिन वो आपको अगर निमित्त बना लेता है और मुझे निमित्त बना के परमात्मा ने ये चमलेश्वर बांध बना दिया, तो मेरे लिए इससे बड़ी प्रसन्नता की कोई और बात नहीं हो सकती। ये कंजाड़ा पठार है, यहाँ पत्थर ज़्यादा थे, पानी कम था। वही आज कंजाड़ा की सूरत बदल चुकी है इस बांध की वजह से, इस अपार जलराशि की वजह से। आज कंजाड़ा एक विकसित क्षेत्र है और उसमें चमलेश्वर का बड़ा योगदान। सर, चमलेश्वर बांध को लेकर आपके कार्यकाल में जो काम हुआ, किस तरह से दिमाग में इसकी योजना आई, किस तरह से ये बांध बना और क्या क्या उस समय पे आपको संघर्ष करना पड़ा, किस तरह से इसको आपने एक रूप दिया सर, एक स्वरूप दिया? देखिए, एक बात मुझे समझ में आई राजनीति में आते ही और पहली बार विधायक बनते, कि अगर किसी भी क्षेत्र का हमारी अर्थव्यवस्था जो है, आप मनासा की बात कर ले तो मनासा की अर्थव्यवस्था भी देश की तरीके से कृषि पर आधारित है। हम तो पूरी तरीके से कृषि पर आधारित हैं। तो जब हम कृषि पर आधारित हैं तो मनासा का विकास तभी होगा जब हमारी कृषि की उन्नति होगी। कृषि की उन्नति के लिए 3 बातें ज़रूरी है: सिंचाई, बिजली और खाद। तो जब तक आप सिंचाई का पानी खेतों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, क्षेत्र के विकास की कल्पना करना व्यर्थ है। तो यही बात जब दिमाग में थी और मुझे पता लगा कि यहाँ एक साइट है जहाँ पर एक ये बांध बन सकता है, तो उसके लिए कोशिश की। आपने कहा कि दिक्कतें क्या आई? सबसे बड़ी समस्या है कि फॉरेस्ट में बना हुआ है और जो फॉरेस्ट एरिया में कोई भी निर्माण करने के लिए, इसमें सारी ज़मीन जो डूब में गई है वो फॉरेस्ट की डूब में गई है। तो उसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति लगती थी और केंद्र सरकार की अनुमति, उन दिनों केंद्र सरकार हमारी पार्टी की नहीं थी, तो उनसे अनुमति लाकर मैंने 3 बड़े बांध बनाए। तीनों मैंने फॉरेस्ट एरिया में थे, तो उन तीनों की अनुमति लाना एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन परमात्मा मदद करता है और हम तीनों बांध को बनाने में सफल हुए। आज मुझे खुशी इस बात की है कि ये बांध बन पाया। दुख इस बात का है कि उसके बाद मुझे 2003 के बाद मुझे अवसर नहीं मिला। मेरा इरादा था कि इसी बांध के पानी को लेकर हम पूरे कंजाड़ा पठार पर नहरों का जाल बिछा दें, ताकि ये पानी कंजाड़ा पठार को पूरी तरीके से विकसित कर दे। दुख यह है कि जहां मैं नहरें छोड़कर गया, उनसे आगे नहीं। सर, लगभग कितनी लागत आई होगी, कितने किसान लाभान्वित होंगे और कितने गाँवों को इसका फायदा मिला है सर? देखिए, ये करीब 5 करोड़ की लागत थी। करीब 600-700 एकड़ में उस वक्त इरीगेशन का प्रस्ताव था। बाद में क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन उस वक्त ये प्रस्तावित था। और कंजाड़ा पठार के सारे गांव इससे लाभान्वित होना थे, लेकिन नहरें जहाँ मैं छोड़ कर गया वहाँ रुक गई, काम रुक गया। बाद के समय में हमारे बाद की जो सरकार आई, जनप्रतिनिधि आए, उन्होंने इसको सिंचाई से हटाकर और पेयजल व्यवस्था के लिए इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। यहाँ से डिकेंद्रित पानी, चमलेश्वर मनासा का पानी तो पूरी योजना में प्रस्तावित था, लेकिन बाद में इसको डिकेंद्र के पानी की सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया। 29 गाँव की एक योजना आई गंगा बावड़ी बांध के नाम पे। चमलेश्वर को गंगा बावड़ी बताकर उस योजना को मंजूर कर लिया। ये पानी वहाँ भी जाने लगा। तो थोड़ा सा वो जो
बात को समझने का, जानने का सर अवसर है। देखिए, एक बात तो मैं आपसे कह दूं, एक काम कर दो, किसान को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि मैं उनकी आय दुगनी कर दूंगा 2022 तक। मैं उस बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप किसान को बिजली, पानी और खाद दे देते हो तो फिर क्षेत्र, प्रदेश और प्रदेश सब तरक्की करता है। तो आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो किसान सक्षम हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। इस सिंचाई के साधनों का महत्व को समझाने के लिए मैं एक बात बताता हूँ कि 5 करोड़ रुपए में ये बांध बना, और बांध बनने के 5-10 साल के अंदर किसानों ने इससे इतना लाभ लिया कि उससे जो बचत हुई, उस बचत में से जो पैसा उनने यहाँ के चार भुजानाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में लगाया, वो भी 5 करोड़ था। तो मतलब ये कि इस बांध ने कितना किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाया और कितना लाभ दिया कि वो अपनी बचत में से अपनी आस्था के केंद्र चार भुजानाथ के मंदिर को में भी 5 करोड़ लगाकर इस बांध की लागत के बराबर उनने पैसा वहाँ लगा दिया। ये सिंचाई का महत्व है। आप मत यूँ कहिए कि मैं आय डबल कर दूँगा, कहिए मैं सिंचाई डबल कर दूँगा, कहिए मैं खाद समय पे दे दूँगा, कहिए मैं बिजली समय पे दूँगा और दूँगा। मैं समझता हूँ आय डबल हो जाएगी। सर तालाब वगैरह भी आपके समय में बने हैं? करीब 300 तालाब हमने बनवाए, 300 तालाब और छोटे स्टॉक हैं, और वाटरशेड योजनाएं बनाई। आप खुशी होगी आपको जानकर कि जो वाटरशेड योजनाएं मैंने बनाई उनको आज भी 25 साल के बाद लोग याद करते हैं, और जो उनका मकसद था कि भूजल स्तर को बढ़ाएं, पानी को रोकें, वो इतनी कामयाब हुई कि उन क्षेत्रों का भूजल स्तर भी बढ़ा है और सिंचाई के साधन भी बढ़े हैं। सर कंजाड़ा पठार क्षेत्र में आज आपका दौरा रहा, इधर पर्दा की तरफ रहा है, किस तरह की और बातें सामने आई मूलभूत सुविधाओं को लेकर, और किस तरह की समस्याएं मुद्दे सामने आ मैं रहे हैं? पिछली बार आया था तो हरिपुरा गया था जी, आज मैं कुंडाली आ गया हूँ। पूरी तरीके से आदिवासी गांव है, जाने को सड़क नहीं, बिजली वहाँ है नहीं, स्कूल उनका ऐसा है कि मैं हरिपुरा में तो स्कूल ही नहीं है, कुंडालिया का स्कूल है वो होना नहीं होना बराबर है। तो समस्याएं ये है कि एक तो यही बड़ी समस्या कि ये जो इस क्षेत्र का एक बड़ा इलाका जो है वो आदिवासी इलाका है। धाकड़खेड़ी, दंतली, गोठड़ा, कुंडालिया, हरिपुरा, इन सब में बिजली की, पेयजल की, सिंचाई साधनों की बहुत समस्या है, और उस पर पिछले 20 सालों में कोई खास काम नहीं, और विशेष करके पिछले 5 साल में तो बिल्कुल काम नहीं हुआ। तो एक चुनौती तो ये है। दूसरी चुनौती ये है कि बिजली को लेके थोड़ा और बताऊं कि जो लाइनें आज से 20-25 साल पहले मेरे समय में लगाई गई थी, जो ट्रांसफार्मर और ग्रिड स्टेशन मेरे समय में लगाए गए थे, उनका ज़रा भी विस्तार नहीं हुआ। इन सालों में सिंचाई मोटरों का जो लोड बढ़ा, उसकी वजह से यदि आप आंकड़ा लेंगे तो जितना ट्रांसफार्मर जल रहे हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और उसका बड़ा कारण ये कि आपने लाइनों का विस्तार नहीं किया और केवल मोटरों का कनेक्शन आप देते चले गए, तो उसकी मुसीबत हुई। ये कंजाड़ा पठार की और पूरी मनासा विधानसभा क्षेत्र की स्थिति है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, ये और चुनौतियां हैं जो हमारे सामने। छोटे गांव में पेयजल की बड़ी भारी समस्या है। मेरे ज़माने में जो हैंडपम्प लगे थे, उसके बाद कोई इक्का दुक्का हैंडपम्प लगे, कोई हैंडपम्प लगा नहीं। आज उन हैंडपम्प्स का संधारण भी नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा है। अगर वो बंद पड़ा है हैंडपम्प तो किसी ने उसको आकर देखा भी नहीं है। अगर आज़ादी के 75 साल बाद, और हम जो अमृत काल कहते हैं, उस अमृत काल में हम लोगों के पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं कर सके, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। सर एक सवाल और था मेरा कि लोगों का एक और सोच है कि जनप्रतिनिधि जो होता है वो अभिभावक की जगह पे होता है, और अभिभावक ऐसा होना चाहिए जिस तक अप्रोच आसान हो, लोग अपने मन की बात कह सकें और उनके काम के लिए उन्हें सही रिस्पांस मिले। क्या कहते हैं सर इस बारे में, आपका वर्तमान के हालात में क्या आकलन है,
क्या ऐसा हो पा रहा है वर्तमान में? यहाँ के विधायक की बात करें तो क्या ये मुझसे क्यों कहलवाते हो? मुझे तो कहना अच्छा नहीं लगता, उन्हें करना बुरा नहीं लगा, मुझे तो कहना भी अच्छा नहीं लगता। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। हमने प्रजातंत्र इसलिए थोड़ी बनाया था कि जनता को वोट का अधिकार तो दे दें, और वही जनता अपने वोट से अगर हमें किसी पद पर पहुंचा दे तो उस पद पर पहुंचकर उस पद के अहंकार में हम उस जनता को प्रताड़ित करें, अपमानित करें, और ये माने कि जो विधायक को जो कुछ राशि मिल रही है जनता के लिए, वो कुछ हम ऐसी गलतफहमी पाल लें कि वो अपनी जेब से दी जाने वाली राशि है, दी जा रही है, और एक हमारा अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए। कुछ ऐसा ही वातावरण मनासा का है, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। पर वो अभी तो मुझे किसी मित्र ने अभी एक वीडियो दिखाया कि वो ये कह रहे हैं कि मैं गाली भी देता हूँ तो क्या हुआ, स्थानीय हूँ, वो अच्छा भी बोलते हैं तो क्या हुआ, बाहरी है। अब जनता फैसला कर ले, एक तो भैया मैं कितना बाहरी हूँ और थोड़ी देर के लिए मुझे बाहरी मान लो, तो फिर ये तो मानते हो कि मेरा शिष्टाचार मेरे पास है, मेरे संस्कार मेरे पास है, और इसकी गवाही तो विधायक जी दे रहे हैं। तो ठीक है, मैं जैसा भी हूँ, बाहरी हूँ, भीतरी हूँ, मैं मेरी जनता के साथ एक संवाद रखता हूँ, एक रिश्ता बना के रखता हूँ। और वैसे तो उनको पता हो गई कि मैं रामपुरा में पैदा हुआ हूँ, मेरी पैतृक संपत्ति तो आज भी रामपुरा में है, पर वो जो मुझे कहना चाहें, पर वो इतना ज़रूर करें, अगले 15-17 दिन जो उनके पास विधायक के रूप में बचे हैं, उनमें तो कम से कम जनता से अच्छा बोलिए। आप ये कहना चाहते हैं आप रच गए हैं, बस गए हैं, पच गए हैं। अब मेरा आखिरी सवाल ये है सर कि आपका विज़न इस पूरे क्षेत्र के लिए क्या है, आपका रोड मैप क्या है सर? जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ समापन कर रहे हैं, जहाँ खड़े हैं वहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। ये ऐसे जो बांध बनाए, मुझे नहीं पता कि अब सरकारों की आर्थिक स्थितियाँ क्या है, क्योंकि 20 साल का अंतराल है, लेकिन ये दावा करता हूँ कि सिंचाई योजनाओं का मनासा में सबसे बड़ा विस्तार, अधिकतम विस्तार करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा ये बहुत फर्म विचार है। एक ये है कि केवल सिंचाई चाहिए, केवल खाद चाहिए और केवल बिजली चाहिए, तो मैं सिंचाई योजनाओं का विस्तार करूंगा। मुझे किसानों का इतना मेरे पर विश्वास है कि अगर आप अभी मेरी डायरी देखेंगे तो 30 से अधिक स्टॉप डैम की मेरे को लोगों ने नोट करा के दिया है। ये काम करूंगा कि ये जो नहरें अधूरी रह गई, जिनका नहरों का संधारण बंद हो चुका है, उसको तत्काल ठीक कराने की कोशिश करूंगा, ताकि ये कंजाड़ा पठार का विस्तार हो सके। और जब कंजाड़ा पठार के दूसरे गांव विकसित होंगे तो कंजाड़ा जो अभी तो गांव है लेकिन हमें शहर बनाने में उसको मदद मिलेगी। यही दूसरे क्षेत्रों में होगा। रामपुरा पठार को लेके भी ये योजना है। जो दूसरी बड़ी बात है कि हमारे पास जैसे ये आप देख रहे हैं चंबलेश्वर, इससे बड़ा तो हमारे पास गांधी सागर बांध है। पर्यटन की अपार संभावनाएं यहाँ हैं। मैं समझता हूँ मनासा को एक बड़ा पर्यटन केंद्र बनाया जा सकता है। इतनी वाटर बॉडीज़ हमारे पास हैं कि हम उनको का उपयोग करके अगर यहाँ पर्यटकों को यदि सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, तो भोपाल जाकर यदि मेरी कोशिश होगी कि मैं पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा करूँ। तीसरी जो बात है वो यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हालत बहुत ख़राब है। हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। हमारे अस्पताल के रेफरल हॉस्पिटल हो गए हैं। रामपुरा और कुकड़ेश्वर का डॉक्टर कहता है मनासा जाओ, मनासा का डॉक्टर रेफ़र करता है नीमच के लिए, और नीमच वाला कह देता है कि उदयपुर या अहमदाबाद जाओ। तो इसको बंद होना चाहिए। कम से कम प्राथमिक उपचार तो लोगों को मिल सके, ये होना चाहिए। गांव के स्कूल बंद कर दिए गए। हम तो उल्टे जा रहे थे कि जो दूरियां थी गांव के और स्कूल के बीच में, उसको कम कर रहे थे। हमने कहा था हर उस बस्ती में जहाँ 30 बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हो, वहाँ वहीं का स्थानीय शिक्षित युवक स्कूल प्रारंभ करते, खर्चा हम देंगे। हमने कहा था कि हम 3 किलोमीटर पे मिडिल स्कूल खोल देंगे और 5 पे हाई स्कूल खोल देंगे। अब ये उनको बंद करके कह रहे हैं हम CM राय स्कूल चलाएंगे और हम ट्रांसपोर्ट करके बच्चों को लाएंगे। क्या आप पहली, दूसरी, 5वीं के बच्चों को ट्रांसपोर्ट करके लाओगे? और वो ट्रांसपोर्टेशन आपका वो यातायात की जो सुविधा जिसकी देने की बात कर रहे हो, CM राय स्कूल तो खुले हुए क्या 2 साल हो गए, अभी तक तो आपने नहीं दिए। आपका कोई
आपको कोई आपका विजन भी नहीं है। 2 साल पहले आपने कहा मॉडल स्कूल खोलेंगे और मॉडल स्कूल में आपने कहा कि हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे। अब आप 2 साल के बाद आधे अधूरे पढ़े हुए बच्चों को कह रहे हो इंग्लिश मीडियम तो हमने बंद कर दिया, अब हम हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे। तो आपको पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। मुझे लगता है कि शिक्षा की इस व्यवस्था को हमें बहुत ठीक करने की ज़रूरत है। तो शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, सिंचाई और बिजली के बारे में कि बिजली की लाइनों का विस्तार करना बहुत ज़रूरी है। सारे ट्रांसफार्मर, लगभग सारे ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड हैं। अगर आप इनको ठीक नहीं करोगे तो वोल्टेज नहीं मिलेगा, ट्रांसफार्मर जलेंगे, जिन समस्याओं में हम आज घिरे हुए हैं ये चालू रहेंगी। तो मेरा दूसरी कोशिश होगी कि लाइनों का विस्तार हो ताकि वोल्टेज की समस्या आए हेलो किसान को। तीसरा खाद है, जो ब्लैक में यूरिया बिकता रहा पिछले सालों में, जो महंगा भी होता रहा, उसको किसी तरीके से उस वितरण की व्यवस्था को तो ठीक कर लें, ये कोशिश करें। तो ये थे नरेंद्र नाहटा साहब, जिन्होंने कहा कि मनासा में मैं रच गया हूँ, बस गया हूँ, पच गया हूँ और 17 नवंबर को जनता को जल्द भी जाऊँगा, ये उन्होंने विश्वास दिलाया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सिंचाई और पर्यटन की अपार संभावनाएं मनासा विधानसभा क्षेत्र में है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस क्षेत्र को खूब ज़्यादा विकसित करके किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में काम करूं। साथ ही उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाल स्थिति पर अपना नज़रिया पेश किया और इन सारी बातों को इन्होंने कहा कि एक विकास का ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा यदि उन्हें मौका मिला, जो मनासा को लगातार विकास के, समृद्धि के नए आयाम देगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी अशफाक बर्मन के साथ अब्दुल अली ईरानी।